नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। मैं बीएस खुराना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट लेवल 1 2011 का प्रीवियस पेपर कैसा आया था। आपको मैं ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से इसके उत्तर बताने जा रहा हूं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें भाई। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिस पर आप लोगों को इस पेपर की पीडीएफ मिलेंगी। 2011 से लेकर के 2022 तक के सभी पेपरों को मैं हल करवाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, चिंता नहीं करना है। तो इस वीडियो में आइए आज हम बात कर लेते हैं शिक्षा शास्त्र की, यानी कि बाल मनोविज्ञान। पहले खंड में आपको साइकोलॉजी मिलेगा, जिसके आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। 30 में से 30 प्रश्न करने हैं आपको, कोई नेगेटिव नहीं है। प्री के पेपर में कोई भी नेगेटिव नहीं होती है, याद रखना आप लोग। मेंस में नेगेटिव होती है। तो ये प्री का पेपर है जो 2011 में लगा था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए। पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसको कहते हैं साथियों? डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। और ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, लॉक कर लीजिए आप लोग। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है साथियों। विगत परीक्षा पेपरों को पूरा पढ़ने के लिए हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, खेलने की जो अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, लॉक कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो आपका राइट आंसर माना था इसमें बोर्ड ने द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इन तीनों ही चीज़ों में बच्चे परिवर्तन को समझने लगते हैं। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विकास का अर्थ। विकास का अर्थ पूछा गया था आपसे 2011 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। तो आप लोग चौथे क्वेश्चन का आंसर लॉक कर लेंगे, सी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए, देखिए। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपका, विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। बिल्कुल, ये बात तो राइट है आपकी भाई, विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। ऑप्शन आपका बी है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। बिल्कुल होता है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भाई विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ठीक है ना। विकास क्या है? विकास किसको कहते हैं? मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी विकास क्या आयाम है। तो इनको हम उकसाने या बढ़ावा देने से विकास होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? नेगेटिव दिया है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसका कथन गलत है, इसलिए आप लोग बी ऑप्शन को राइट कर लो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको देखो, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है। बिल्कुल भाई, बाल्यावस्था में अलग विशेषता है, शैशव अवस्था में अलग विशेषता है, किशोर अवस्था में अलग विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बी ऑप्शन लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त कौन सा नहीं है उत्तर बाल्यावस्था के लिए? तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर माना गया था, उसमें माना गया था पुरुष उचित व स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। किसमें? प्रश्न संख्या 6 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। ऑप्शन ए है, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और ऑप्शन डी था, लाभकारी हो या हानिकारक, वह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, 7वें प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लाभकारी हो चाहे हानिकारक हो, वो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना, डी ऑप्शन लॉक कर लो 7वें प्रश्न का। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। 8वां प्रश्न पूछा क्या गया था, आप लोग अच्छे से देखिए ध्यान से। राजू, 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है
और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुन करके उछलता है। बार बार ये घटना होती है, बार बार बिजली चमकती है और बार बार उछलता है। फिर कुछ देर पश्चात बिजली चमकना बंद हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद में फिर बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुन करके उछलता है। ये राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? कितना अच्छा स्टेटमेंट है और कितना अच्छा एग्जाम्पल है, और इजी भी बहुत है क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 8 जो है ये आपके याद रखना, शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? पावलाव का। किसका है भाई? पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन का नियम यहाँ पर फॉलो होता है कि भाई जिस तरीके से कुत्ते को भोजन दिया, भोजन से पहले घंटी बजी, तो एक घंटी में कुत्ते में अनुबंधन बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर राजू और बिजली के गर्जन की आवाज़ में भी क्या बन गया? अनुबंधन बन गया। तो आपका प्रश्न संख्या 8 जो है उसका राइट आंसर आप लोग ए लॉक कर लीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ठीक है भाई, सकारात्मक दंड की बात कीजिए। प्रश्न संख्या 9 ध्यान से देखिए आप लोग। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। तो देखो इसको तो आप लोग हटा दो। मीन मेख निकालना बंद करना ये एक नकारात्मक दंड है। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना मतलब नकारात्मक है। कौन सा बच गया? ऑप्शन आपका ए लॉक कर लो। मित्रों के द्वारा उपहास करना ये क्या है? आपका एक सकारात्मक दंड का उदाहरण है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लॉक ए कर लीजिए आप लोग। आया कुछ समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? प्रश्न नेगेटिव ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा संभल के ध्यान दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, या फिर यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर करता है। देखो कितना क्लियरली दिख रहा आंसर, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर करता है। यही आंसर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इसका राइट आंसर डी कर लीजिए। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन है आपको, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? इतना सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सीधा क्वेश्चन। बताओ क्या कहलाता है? बहुत से लोग अब इसका क्या करके आएंगे? आंसर डी करके आएंगे। ये डी नहीं होगा, डी नहीं होगा भाई। क्या पूछ रहा है? अस्थायी परिवर्तन है। ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर होगा अभ्यस्तता। क्या हो जाएगा? 11वें क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ए, अभ्यस्तता। क्लियर? अधिगम तो क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है भाई, अधिगम तो स्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन ये क्या है? अभ्यस्तता। और बात की जा रही है यहाँ पर देखो, उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता कहलाएगी, मतलब प्रयास कहलाएगा। आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? प्रश्न संख्या 12 ध्यान से देखो, कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए अध्यापक को? भाई ऑप्शन आपका ए है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन क्या है? ए देखो आप लोग, किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना। तो ऑप्शन बी भी सही है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति, ये भी सही है। संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना, ये भी सही है। एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये शिक्षक के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चे को कभी भी, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये नकारात्मक पॉइंट है यहाँ पर, जिस विधि का उपयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 13वां प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताओ, उपलब्धि अभिप्रेरक। तो ध्यान रखना आप लोग, उपलब्धि अभिप्रेरक जो दिया था वो मैकडीलैंड ने दिया था। किसने दिया था? मैकडीलैंड ने। ये आपको ध्यान रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकडीलैंड के द्वारा दिया गया था, और इसमें यही पूछा गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो ज़्यादातर क्वेश्चन अप्लाइड पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में, तो थोड़ा सा संभल के। तो प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से देखो आप लोग, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है क्या? बिल्कुल बात सही है।
बिल्कुल बताओ क्या ज़रूरी है? ये बात गलत हो गई, सॉरी। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। देख लो, सॉरी, बिल्कुल उपलब्धि अभिप्रेरक पर कौन सा कथन सही है? इसका मतलब ये सबके सब कथन सही है, ये सबके सब कथन सही है। ऑप्शन आपका डी राइट है। बिल्कुल ये सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे आप लोग। किस में करेगा भाई? देखो आपको पता है 6 वर्ष की उम्र के बाद में बच्चा विद्यालय जाने लग जाता है, ठीक है ना। बच्चे की विद्यालय की उम्र हो जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय। बहुत सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सिद्धांत यानी कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश सतह पर छिपी रहती है और उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। 15वां प्रश्न जो पूछा गया था, बिल्कुल मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया था? जल्दी बताओ भाई, किसने दिया था? विलियम। किसने दिया था ये? आप लोग कमेंट करके बताओ इसको, जल्दी से कमेंट करो। ये बहुत क्वेश्चन सीधा है भाई, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? यहाँ पर रक्षात्मक युक्तियों से प्रश्न पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, ध्यान रखना। रक्षात्मक युक्तियों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद करके जाएंगे। रक्षात्मक युक्तियाँ लगभग 14-15 रक्षात्मक युक्तियाँ हैं हमारी, ठीक है ना। उनको जैसे दमन, समन, विस्थापन, उदात्तीकरण, विस्थापन, ये सब आपकी क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र यानी रक्षात्मक युक्तियाँ हैं। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 16वें में होगा भाई साहब, विस्थापन। विस्थापन क्या होगा आंसर? यानी कि किसी बच्चे को जब गुस्सा आ जाता ना है तो वो खेलने चले जाता है जब तक कि उसे पहले से अच्छा महसूस नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि भाई गुस्से को किस में उतार रहा है? खेलने पे उतार रहा है। इसका मतलब विस्थापन कर लिया उसने अपने मनस्थिति का। अगला क्वेश्चन है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल रहना ताकि संतुष्ट किया जा सके। क्या किया जा सके संतुष्ट? बताओ। 17वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा अपनी आवश्यकताओं को, किसको? आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? 18वां क्वेश्चन। कौन सा नहीं करता भाई? बताओ जल्दी से, कौन सा नहीं करता? स्वालीनता। क्या नहीं करेगा? स्वालीनता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां देखेंगे आप लोग। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बच्चों की जो शिक्षा है उनके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? तो ध्यान रखना आप लोग, जो निःशक्त बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए। उनको जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या निःशक्त बालक हैं उनको अलग से नहीं पढ़ाया जाए ताकि उनके मन में कोई हीन भावना विकसित ना हो। उनको भी समावेशी शिक्षा के मतलब तात्पर्य ये हो गया कि सबको समान प्रकार से एक साथ बिठाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 20वां। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 20वां जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जबकि देखिए 25 से लेकर के 70 के मध्य में जो IQ लेवल होता है ना, वो मानसिक मंदता के अंदर आता है। जड़ बुद्धि के बच्चे होते हैं वो। धीमी गति से सीखना और दैनिक क्रियाओं को नहीं कर पाना, ये भी इसकी विशेषता है। मानसिक बुद्धि कमजोर होती है वही तो करेंगे ऐसा काम, मतलब वो अपनी क्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन साथियों अंतर्व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता नहीं है। ये क्या कारण है? एक सामाजिक कारक है। क्या है? एक सामाजिक कारक है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई सबसे बेटर जो तरीका लगता है वो है आपका अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए विद्यार्थी का सबसे यही बेटर तरीका है। अगला क्वेश्चन आपका है 22वां। कमजोर बालक से क्या तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक क्या होते हैं भाई? बताओ जल्दी से। कमजोर वर्ग के बालक कैसे होते हैं?
क्या परिभाषा होगी इसकी? तो ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं वो सब कहलाते हैं कमजोर वर्ग के बालक। ऑप्शन आपका डी लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए बालकों की संख्या 200 से अधिक है, कितने से अधिक है? 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या होगा? और ऐसा ही प्रश्न अब की बार 2023 में भी पूछा गया था मेंस में, बिल्कुल सेम। विद्यार्थी मतलब शिक्षकों की संख्या पूछी गई थी और उसमें प्रश्न आया था कि अगर किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों की संख्या 150 है, 151 है, तो उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? ये मेंस में पूछा गया था 23 में। तो ठीक है भाई, तो अब इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में, हर प्रश्न एग्जाम में आता है यहाँ से, ठीक है। छात्र शिक्षकों का अनुपात, शिक्षकों की संख्या, तो ये प्रश्न आपको ऐसे पढ़ के जाने हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ पूरी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 40। कितना हो जाएगा? अगर कक्षा 1 से और 5वीं तक की बात की जाती है, कक्षा 1 से 5वीं तक की बात की जाती है, तो यहाँ पर अगर 200 से ज़्यादा विद्यार्थी हो जाते हैं ना, तो शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात हो जाएगा आपका 1:40। क्या हो जाएगा? 1:40। मतलब 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होता है, ठीक है ना। 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होता है। अगर बात करें हम उच्च प्राथमिक की यानी कि 6 से 8वीं तक, तो 1:35 होगा। कितना होगा? 1:35। ये आपको याद रखना है। ये उच्च प्राथमिक का है और ये आपका प्राथमिक का है। आ गया समझ में? अगर वही हम बात करें माध्यमिक लेवल की बात की जाए तो 1:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:30। इसका राइट आंसर आप लोग कर लेंगे 1:40 कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 24। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान, पेडागोजी के क्वेश्चन आगे आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का इसमें कार्य किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये कार्य कभी नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी लॉक कर लो 24 में। अगला क्वेश्चन आता है 25। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अन्वेषण है, नहीं। और बाकी के सब सही है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक भी होता है, बात सही है। लेकिन शिक्षण अनुवेशन नहीं होता। शिक्षण क्या नहीं होता? अनुवेशन कभी नहीं होता। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता जो आयाम शीर्षक के अंतर्गत किस में अधिक महत्व दिया गया है? गुणवत्ता आयाम जो शीर्षक है वो एनसीएफ 2005 में किस चीज़ को महत्व देता है? क्वेश्चन नंबर 26। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार पर बल देता है। डी ऑप्शन लॉक कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देखेंगे। 27वां क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? क्या सुझाव दिया गया परीक्षा से संबंधी? तो आप लोग ध्यान रखें 27वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ गया समझ में? अब देखेंगे प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? प्रश्न संख्या 28 देखेंगे आप लोग जल्दी से। और अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा रहा आप लोगों का ये मॉडल पेपर। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। राइट आंसर क्या माना था बोर्ड ने? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। और प्रश्न संख्या आपका 29वां है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है भाई? उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इस बात की क्या करेगा? प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा, यानी कि फीडबैक इसका देगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या माना जाएगा? डी यहाँ पर माना था बोर्ड ने। क्लियर? 29वें में। और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी में। देखिए आप लोग, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना है? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर माना गया था। ऑप्शन आप लोग सी लॉक कर लो, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। और ये आप लोग जानते भी हैं, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग।
ठीक है ना, लर्निंग बाई डूइंग प्रणाली के आधार पर, यानी कि प्रायोजना की बात की किलपैट्रिक साहब ने, तो लर्निंग बाई डूइंग यानी करके सीखना। तो प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बेहतर तरीका यह है कि स्वयं के द्वारा बच्चों को अनुभव किया जाए, स्वयं के द्वारा सीखा जाए, अधिगम किया जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका लॉक कर लो। तो चलिए अगली हम क्लास में पढ़ाएंगे आपको अगले वर्ष का मॉडल पेपर या फिर आपको अगली सब्जेक्ट। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों।